पिछले पार्ट में आपने देखा कि एक प्लेन क्रैश के बाद 50 लोग एक रहस्यमयी टापू पर फंस जाते हैं। उन्हें पूरा भरोसा होता है कि रेस्क्यू टीम जल्द ही उन्हें ढूंढ लेगी, लेकिन मदद आने से पहले ही टापू पर सोया हुआ एक रहस्यमयी राक्षस जाग उठता है, जो जमीन के अंदर से निकलता है, इंसानों का बेरहमी से शिकार करता है और फिर दोबारा गायब हो जाता है। जब वे लोग उससे बचते बचाते जंगल की गहराइयों में पहुंचे, तभी उन्हें वहाँ एक रहस्यमयी बंकर मिला। लेकिन अंदर कौन सा खतरा छिपा बैठा है, ये जाने बिना ही उन्होंने विस्फोटकों से उसका भारी हैच उड़ा दिया। और यहीं से कहानी के पार्ट 3 की शुरुआत हुई। धमाके की आवाज सुनते ही जैक और गंजा आदमी तुरंत हैच के पास पहुंच गए। अंदर झांक कर देखा तो वहां एक गहरी सुरंग थी, जिसमें नीचे तक जाती एक टूटी फूटी सीढ़ी लगी हुई थी। नीचे क्या है यह जानने का अब सिर्फ एक ही तरीका था, खुद नीचे उतरना। उन्होंने सबसे पहले एक जलती हुई मशाल नीचे फेंकी, तभी पता चला कि गहराई ज्यादा नहीं है। जैक बिना वक्त गवाए रस्सी के सहारे नीचे उतर गया। नीचे पहुंचते ही उसे एक लंबी और बेहद सकरी सुरंग दिखाई दी। उसकी हालत देखकर साफ लग रहा था कि यहाँ कई सालों से कोई नहीं आया था। तभी उसकी नजर दीवारों पर बने कुछ रहस्यमयी चित्रों पर पड़ी। वे किसी इंसान के हाथों से बनाए हुए लग रहे थे। आगे बढ़ते हुए अचानक उसकी नजर सीमेंट और सरियों से बंद एक रास्ते पर गई। वह उसे करीब से देखने ही वाला था कि तभी उसके गले में लटक रही चाबी अचानक अपने आप हिलने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई विशाल चुंबकीय शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही हो। तभी अचानक पूरी सुरंग में तेज म्यूजिक गूंजने लगा। अगले ही पल एक तेज रोशनी भी जल उठी। जैक घबराकर तुरंत छिप गया, लेकिन जब उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो वहाँ कोई भी दिखाई नहीं दिया। जैसे ही वह सावधानी से आगे बढ़ा, सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। उसके सामने एक विशाल कमरा था, जिसमें दर्जनों इलेक्ट्रॉनिक मशीनें कतार में लगी हुई थी। जैक एक एक मशीन को गौर से देखने लगा, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी उसे समझ नहीं आया कि आखिर ये सारी मशीनें किस काम की हैं। तभी उसकी नजर टेबल पर रखे एक पुराने कंप्यूटर पर पड़ी। स्क्रीन पर सिर्फ एक रहस्यमयी निशान चमक रहा था। जैक जैसे ही उसे चालू करने के लिए कीबोर्ड का बटन दबाने लगा, तभी पीछे से गंजे की आवाज गूंज उठी। उसने पलट कर देखा तो एक अनजान आदमी गंजे के सिर पर बंदूक ताने खड़ा था। हैरानी की बात यह थी कि वह खुद सामने नहीं आया। वह छिपकर ही जैक को धमकी देने लगा। उसने कहा कि अगर गंजे की जान बचानी है तो तुरंत अपनी बंदूक नीचे रख दो। ये सुनकर जैक कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। उसे नहीं पता था कि यह रहस्यमयी आदमी आखिर कौन है, लेकिन एक बात साफ थी कि वह इसी अंडरग्राउंड बंकर में रहता था। तभी उसने दोबारा चेतावनी दी कि अगर जैक ने हथियार नहीं डाला तो वह गंजे का सिर खोल देगा। हालात बिगड़ते देख जैक तुरंत बंदूक नीचे रखने के लिए तैयार हो गया, लेकिन तभी अचानक कैट पीछे से आई और उसने उस आदमी पर हमला कर दिया। लेकिन जमीन पर गिरते ही उसकी बंदूक से गलती से गोली चल गई और वह सीधे पास रखे कंप्यूटर के CPU में जा लगी। ये देखकर वह आदमी बुरी तरह घबरा गया। वह डर के मारे कांपने लगा और बोला कि अब हमें कोई नहीं बचा सकता। उसकी बात सुनकर जैक और गंजा आदमी पूरी तरह हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर वह किस बारे में बात कर रहा है। सच्चाई जानने के लिए आखिरकार जैक ने उसे छोड़ दिया। उठते ही वह आदमी सीधे कंप्यूटर के पास पहुंचा और उसकी हालत जांचने लगा। फिर वह बिना वक्त गवाए कमरे में रखे जरूरी पार्ट्स ढूंढने लगा, ताकि खराब कंप्यूटर को दोबारा चालू कर सके। लेकिन जैक का शक अभी भी दूर नहीं हुआ था। वह बंदूक ताने हर कदम पर उस पर नजर रखे हुए था। आखिरकार मजबूर होकर उस आदमी ने इस बंकर का सबसे बड़ा राज खोल दिया। उसने बताया कि उसका नाम डेसमंड है। वह कई सालों से इसी अंडरग्राउंड बंकर में अकेला रह रहा था। उसे यहाँ सिर्फ एक काम के लिए भेजा गया था। दरअसल हर एक 108 मिनट बाद उसे कंप्यूटर में एक रहस्यमयी कोड डालना होता था। जिसने उसे यहाँ भेजा था उसका कहना था कि यही कोड इस टापू पर मौजूद एक रहस्यमयी राक्षस की शक्तियों को काबू में रखता है। अगर एक बार भी यह कोड समय पर नहीं डाला गया तो उस राक्षस की काली शक्तियाँ पूरी तरह आजाद हो जाएंगी और इस टापू पर मौजूद कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन उसकी पूरी कहानी सुनने के बाद भी जैक को उस पर भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि सोचने वाली बात थी कि एक साधारण नंबर किसी राक्षस को कैसे रोक सकता है। लेकिन डेसमंड के पास उसे समझाने का बिल्कुल भी वक्त नहीं था, क्योंकि काउंटडाउन खत्म होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा था। वह तुरंत कंप्यूटर के CPU को ठीक करने में लग गया, मगर लाख कोशिशों के बाद भी वह उसे दोबारा चालू नहीं कर सका। अपनी सारी कोशिशें नाकाम होती देखकर डेसमंड और भी ज्यादा घबरा गया। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। उसने घबराकर अपना बैग उठाया, स्टोर रूम में गया और जल्दी जल्दी उसमें खाने पीने का सामान भरने लगा। ऐसा लग रहा था मानो वह वहाँ से भागने की तैयारी कर रहा हो। तभी गंजे आदमी ने उससे पूछा कि क्या तुम इसे ठीक नहीं कर सकते? डेसमंड ने जवाब दिया कि इसे अब सिर्फ एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ही ठीक कर सकता है। इतना कहकर उसने बंकर का भारी लोहे का दरवाजा खोला और बिना कुछ बोले पूरी रफ्तार से बाहर भाग निकला। उधर जैक को अभी भी उस पर शक बना हुआ था, इसलिए वह भी तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ा। अब गंजा आदमी वहाँ अकेला रह गया था। सभी को बचाने की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। तभी उसे याद आया कि उनके ग्रुप में एक आदमी ऐसा भी है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रिपेयर करने में एक्सपर्ट है। उसने बिना देर किए फौरन कर्ली को वहाँ बुलवा लिया। कर्ली ने आते ही सिस्टम की असली खराबी पकड़ ली। दरअसल मदरबोर्ड तो बदल दिया गया था, लेकिन ट्रांसफार्मर अब भी खराब था। इसी वजह से कंप्यूटर चालू नहीं हो रहा था। खराबी समझते ही कर्ली ने कुछ ही मिनटों में उसे भी ठीक कर दिया। उधर बंकर से निकलकर जैक आखिरकार उस आदमी तक पहुँच गया। जैक ने गुस्से में पूछा कि आखिर वह राक्षसों की झूठी कहानी सुनाकर सबको क्यों डरा
रहा है, लेकिन उसने साफ कह दिया कि वह बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा। उसने जैक से कहा कि जरा सोचो, प्लेन क्रैश के बाद तुम लोग पूरे 1 महीने तक इस टापू पर भटकते रहे, फिर अचानक तुम्हें यह बंकर मिल गया और जैसे ही तुम अंदर पहुंचे सिस्टम पर गलती से गोली चल गई। क्या यह सब सिर्फ इत्तेफाक हो सकता है? उसका मानना था कि इस टापू पर मौजूद वो रहस्यमयी ताकत उन्हें हर हाल में वह नंबर डालने से रोकना चाहती है ताकि वह खुद आजाद हो सके। यह सुनकर जैक कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया और उसी मौके का फायदा उठाकर वह आदमी वहाँ से भाग निकला। उधर माइकल और जेम्स पूरी रात समुद्र में भटकने के बाद आखिरकार टापू पर लौट आए। किनारे पर उतरते ही उन्होंने देखा कि एक कोरियन आदमी बंधे हाथों के साथ उनकी तरफ दौड़ा चला आ रहा है। वह घबराकर लगातार कुछ कह रहा था, लेकिन उसकी भाषा दोनों की समझ से बाहर थी। वे उसकी रस्सियां खोलने ही वाले थे कि तभी सामने कुछ अजनबी लोग दिखाई दिए। उनके कपड़े देखकर लग रहा था मानो वे इसी द्वीप के आदिवासी हों। तभी एक हट्टा कट्टा काला आदमी लकड़ी का डंडा लेकर उनकी तरफ टूट पड़ा। तीनों संभल भी नहीं पाए थे कि उसने लगातार वार करके उन्हें मौके पर ही बेहोश कर दिया। इसके बाद वो काला आदमी अपने साथियों के साथ तीनों को घसीटकर जंगल के अंदर ले गया। एक गहरे गड्ढे के पास पहुंचकर उसने तीनों को बड़ी बेरहमी से अंदर फेंक दिया। फिर ऊपर से भारी लकड़ी का ढक्कन बंद करके वो वहां से चला गया। काफी देर बाद तीनों को होश आ गया। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वे लोग कौन थे और उन्हें यहाँ क्यों कैद किया गया है। सच्चाई का पता लगाने के लिए तीनों ने किसी भी तरह वहाँ से निकलने का फैसला किया। जेम्स ने पूरे गड्ढे को ध्यान से देखा। तभी उसकी नजर ऊपर गई, जहाँ मोटी और मजबूत लकड़ियों की एक भारी जाली लगी हुई थी। उसे देखते ही समझ आ गया कि उसे अंदर से हटाकर बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है। तभी उनके साथ फंसे कोरियन आदमी ने इशारों में उन्हें इस गड्ढे से निकलने का एक तरीका बताया। आखिरकार तीनों ने मिलकर एक दूसरे के कंधों पर चढ़ना शुरू किया और पूरी ताकत से ऊपर लगी जाली को धक्का देने लगे। लेकिन तभी वे आदिवासी फिर से लौट आए। वो काला आदमी बिना कुछ बोले एक बेहोश लड़की को उठाकर उसी गड्ढे में फेंक गया और फिर वहाँ से चला गया। तीनों हैरानी से उस लड़की को देखने लगे। वे लोग उसे जानते नहीं थे, पर इतना साफ था कि उसे भी पकड़ कर लाया गया है। इसीलिए तीनों उसके होश में आने का इंतजार करने लगे। जैसे ही लड़की को होश आया, उन्होंने उसे शांत कराने की कोशिश की, लेकिन डरी हुई होने की वजह से वह उन तीनों को भी आदिवासियों में से एक समझ बैठी। तब माइकल ने उसे बताया कि वे फ्लाइट 815 के प्लेन क्रैश में बचे हुए लोग हैं। यह सुनते ही लड़की हैरान रह गई, क्योंकि वह भी फ्लाइट 815 की बची हुई यात्री थी। उसका नाम ऐना था और उसकी सीट विमान के पिछले हिस्से में थी। क्रैश के बाद से वह लगातार दूसरे बचे हुए लोगों को ढूंढ रही थी, लेकिन तभी उसे भी उन जंगली लोगों ने पकड़ लिया। यह सुनते ही माइकल ने तुरंत उससे अपने बेटे के बारे में पूछा, लेकिन ऐना ने बेबस होकर सिर हिला दिया। उसे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। जब सभी को यकीन हो गया कि वे एक ही फ्लाइट के सर्वाइवर्स हैं, तब माहौल थोड़ा शांत हो गया। चारों ने अपना अपना नाम बताया। तभी अचानक जेम्स ने अपनी पिस्तौल निकाली और कहा कि जैसे ही वे आदिवासी लोग जाली खोलेंगे, तब हम उन पर हमला करके यहाँ से भाग निकलेंगे। पिस्तौल हाथ में देखकर ऐना सतर्क हो गई। जेम्स उससे कुछ पूछने ही वाला था कि तभी ऐना ने अचानक उस पर जोरदार मुक्का जड़ दिया और फुर्ती से उसकी पिस्तौल छीन ली। माइकल और कोरियन आदमी हैरानी से उसे देखते रह गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि आखिर यह लड़की करना क्या चाहती है। तभी ऊपर से किसी ने गड्ढे का ढक्कन खोला और एक रस्सी डालकर ऐना को ऊपर खींच लिया। उसी पल तीनों के सामने पूरी सच्चाई आ गई। असल में ऐना को जानबूझकर उनके बीच भेजा गया था ताकि वह उनका भरोसा जीतकर सारी जानकारी निकाल सके। उसने पहले बड़ी चालाकी से तीनों की पहचान जान ली, फिर मौका मिलते ही जेम्स की पिस्तौल भी छीन ली। अब उनके पास बच निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। ऐना ने अकेले ही वह काम कर दिखाया जो तीनों मिलकर भी नहीं कर पाए थे। यह देखकर जेम्स का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसे समझ आ गया कि अब उनकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी है और अब उन्हें कोई भी नहीं बचा सकता। लेकिन तभी गड्ढे का ढक्कन एक बार फिर खुला। इस बार उस काले आदमी ने नीचे एक रस्सी फेंककर तीनों को ऊपर आने को कहा। शुरुआत में तीनों को लगा कि शायद यह भी कोई नया जाल है, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि सामने वाले लोग उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, तब जाकर वे सुरक्षित बाहर निकल आए। तभी ऐना ने उन्हें पूरी सच्चाई बताई। असल में यह सब सिर्फ एक गलतफहमी थी। ऐना और उसके साथी भी फ्लाइट 815 के बचे हुए लोगों में से ही थे। उन्होंने एहतियात के तौर पर जेम्स और उसके साथियों को कैद किया था ताकि उन्हें यकीन हो जाए कि उन्हें तीनों से कोई खतरा नहीं है। जब सच्चाई सामने आ गई तो दोनों तरफ का शक भी खत्म हो गया। इसके बाद ऐना उन सबको लेकर जंगल के अंदर मौजूद सीक्रेट कैंप की तरफ निकल पड़ी। लेकिन जेम्स का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था, क्योंकि पहले माइकल के बेटे को बचाते समय वह कंधे में गोली खा चुका था। फिर टापू पर आते ही उस साले भांड जैसी शक्ल के काले आदमी ने उसकी बुरी तरह पिटाई कर दी और ऊपर से उसकी पिस्तौल भी छीन ली गई। एक ही दिन में इतनी बेइज्जती और दर्द झेलने के बाद उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था, लेकिन वो बेचारा अब कुछ कर भी नहीं सकता था। कुछ देर जंगल के अंदर चलने के बाद ऐना सभी को घनी झाड़ियों के सामने ले आई। वहाँ उसने पेड़ों की टहनियां हटाई तो उनके पीछे एक छिपा हुआ दरवाजा दिखाई दिया। ऐना ने एक अजीब से पैटर्न में उस दरवाजे को खटखटाया। कुछ सेकंड बाद अंदर से एक आदमी ने दरवाजा खोला। इसके बाद सभी लोग एक एक करके अंदर घुसते चले गए। बाहर से यह जगह जितनी छोटी दिख रही थी, अंदर उतनी ही बड़ी थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वहाँ मुश्किल से 5 ही लोग मौजूद थे। जब माइकल ने लिली से पूछा कि बाकी बचे हुए लोग कहाँ हैं, तब लिली ने बताया कि प्लेन क्रैश के बाद कुल 23 लोग जिंदा बचे थे,
लेकिन फिर इस टापू पर कुछ ऐसा हुआ जिसने एक एक करके लगभग सभी को निगल लिया। दरअसल हर रात जंगल में एक रहस्यमयी शख्स आता था। उसके कुछ बोलते ही चारों तरफ मशालें जल उठती थीं और जो भी उस वक्त बाहर होता था वह कभी वापस नहीं लौटता था। इसी तरह एक एक करके 18 लोग उस रहस्यमयी शख्स का शिकार बन गए और अब हालात यह थे कि पूरे ग्रुप में सिर्फ 5 लोग ही जिंदा बचे थे। ये सुनते ही तीनों के चेहरों का रंग उड़ गया। उन्हें समझ आ गया कि यह टापू उनकी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक है। कुछ देर बाद उन तीनों को एक काम सौंपा गया। उन्हें अंधेरा होने से पहले खाने का इंतजाम करना था। बदले में ऐना ने वादा किया कि वह उन्हें टापू के दूसरी तरफ मौजूद उनके साथियों तक पहुंचा देगी। कोई दूसरा रास्ता न होने पर तीनों ने उसकी शर्त मान ली। इसके बाद सभी 8 लोग अलग अलग टीमों में बट गए और जंगल में खाने की तलाश में निकल पड़े। इसी दौरान कोरियन आदमी ने अपना हुनर दिखाते हुए कुछ ही मिनटों में कई मछलियां पकड़ ली। वहीं दूसरी तरफ जेम्स के कंधे में अभी भी गोली लगी हुई थी, इसलिए वह चाहकर भी उनकी कोई मदद नहीं कर सका। उधर माइकल और लिली फल ढूंढने के लिए जंगल के दूसरे हिस्से की तरफ निकल गए। रास्ते में लिली ने उन्हें कैद करके रखने के लिए माइकल से माफी मांगी, लेकिन माइकल ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। जैसे ही दोनों घने जंगल के बीच पहुंचे तभी मौका मिलते ही माइकल उसकी आंखों से ओझल हो गया। उधर लिली तुरंत वापस कैंप पहुंची और उसने फौरन सभी को पूरी बात बता दी। ये सुनते ही जेम्स और कोरियन आदमी समझ गए कि माइकल अपने बेटे को ढूंढने निकल पड़ा है। ये सब जानने के बाद ऐना ने फैसला किया कि अब वे माइकल का इंतजार नहीं करेंगे और तुरंत यहाँ से निकलेंगे। लेकिन कोरियन आदमी ने आगे बढ़ने से साफ इनकार कर दिया। वह हर हाल में माइकल को वापस लाना चाहता था क्योंकि दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। लेकिन माइकल की तलाश में जंगल के अंदर जाना मतलब अपनी जान जोखिम में डालना था। इसी वजह से कोई भी उसके साथ जाने को तैयार नहीं हुआ। आखिरकार कोरियन आदमी की जिद देखकर काला आदमी उसके साथ जाने के लिए मान गया। वहीं ऐना अब भी उलझन में थी कि उसे क्या करना चाहिए। इसी बीच कोरियन और काला आदमी माइकल की तलाश में जंगल के अंदर निकल पड़े, लेकिन यह जंगल बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं था। दोनों अपने हथियार कसकर पकड़े आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक उन्हें एक डरावनी आवाज सुनाई दी। जैसे ही कोरियन आदमी उस आवाज का पीछा करते हुए वहां पहुंचा, तभी अचानक एक जंगली सुअर झाड़ियों से बाहर निकल आया। अचानक हुए हमले से कोरियन आदमी कई फीट दूर जा गिरा। वह जैसे तैसे उठकर खड़ा हुआ ही था कि उसकी नजर पास पड़ी एक सड़ी गली लाश पर गई। उसने देखा कि आदमी के शरीर से एक नुकीली लकड़ी आर पार निकल चुकी थी। तभी काला आदमी भी वहां पहुंच गया। उसने बताया कि यह लाश उनके ही एक साथी की है जो कुछ दिन पहले इसी जंगल में मारा गया था। थोड़ी दूर चलते ही दोनों की नजर जमीन पर बने पैरों के निशानों पर पड़ी। उन्हें देखते ही काले आदमी को समझ आ गया कि ये निशान माइकल के ही हैं, इसलिए दोनों बिना देर किए उन्हीं निशानों का पीछा करने लगे। लेकिन कुछ दूर चलने के बाद कोरियन आदमी को यह रास्ता जाना पहचाना लगने लगा। जैसे ही वो जंगल से बाहर निकला, उसने देखा कि वे टापू के दूसरी तरफ अपने साथियों के कैंप तक पहुंच चुके थे। माइकल भी वहीं उनका इंतजार कर रहा था। कुछ ही देर में ऐना और उसके बाकी साथी भी उनके पीछे पीछे वहां तक पहुंच गए। चार्ली और बाकी लोगों ने उन्हें सही सलामत देखकर राहत की सांस ली। आखिरकार दोनों सर्वाइवर ग्रुप एक साथ आ गए और ऐना का पूरा दल भी जैक के कैंप में शामिल हो गया। उधर गंजा आदमी तेजी से उन रहस्यमयी नंबरों को टाइप कर रहा था क्योंकि काउंटडाउन खत्म होने में सिर्फ 2 मिनट बचे थे। यही एक कोड था जो टाइमर को दोबारा रीसेट कर सकता था, लेकिन एंटर दबाने से ठीक पहले जैक ने उसे रोक दिया। उसने बताया कि आखिरी नंबर गलत है। गंजे ने तुरंत उसे ठीक किया। सब कुछ दोबारा जांचने के बाद कोड अब बिल्कुल सही था, लेकिन इसके बावजूद गंजे की उंगलियां कीबोर्ड पर ही रुक गई। वह एंटर दबाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था क्योंकि वहां मौजूद किसी को भी यकीन नहीं था कि ये रहस्यमयी कोड सच में उन राक्षसों को रोक भी सकता है या नहीं। आखिर में गंजे की जिद पर जैक ने खुद एंटर दबा दिया। अगले ही पल कंप्यूटर चालू हो गया और काउंटडाउन फिर से 108 मिनट पर पहुंच गया। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन अब उनके सामने एक नई जिम्मेदारी थी। उन्हें बारी बारी से हर 108 मिनट में यह कोड डालना था। बंकर के अंदर अब 24 घंटे पहरा दिया जाने लगा ताकि काउंटडाउन को समय पर रीसेट किया जा सके। उधर बंकर के अंदर मिला वो आदमी कहाँ गायब हो गया था, इसका जवाब अब भी किसी के पास नहीं था, लेकिन उसकी जिम्मेदारी अब जैक और उसके साथियों पर आ चुकी थी। बंकर के अंदर पहुंचकर वे एक और चीज देखकर हैरान रह गए। वहाँ जरूरत का भरपूर सामान और खाने का बड़ा स्टॉक रखा था, मगर इतना राशन संभाल कर बांटना भी जरूरी था। इसीलिए जैक ने मोटे आदमी और बूढ़ी औरत को पूरे राशन की जिम्मेदारी सौंप दी। जब दोनों ने पूरे गोदाम का हिसाब लगाया तो पता चला कि वहाँ रखा राशन 40 लोगों के लिए मुश्किल से 3 महीने तक ही चल सकता था, लेकिन इसके बावजूद भी किसी ने खाने में जरा सी भी कंजूसी नहीं की। उसी रात जांच पड़ताल के दौरान गंजे आदमी को डॉक्टर की एक पुरानी रिकॉर्डिंग मिली। वीडियो में डॉक्टर ने बंकर के बारे में कई हैरान कर देने वाली बातें बताई। उसने कहा कि यह बंकर इतना मजबूत बनाया गया है कि अगर बाहर परमाणु हमला भी हो जाए तो भी इसके अंदर मौजूद लोगों को कुछ भी नहीं होगा। लेकिन इसके बाद उसने एक बेहद जरूरी चेतावनी भी दी।
उसने साफ कहा कि कोड डालकर काउंटडाउन रीसेट करने के अलावा उस कंप्यूटर से कभी कोई छेड़छाड़ मत करना, क्योंकि अगर किसी ने ऐसा किया तो उसका अंजाम बेहद भयानक होगा। डॉक्टर की यह बात सुनकर गंजा आदमी कुछ पल के लिए घबरा गया, लेकिन दूसरी तरफ माइकल को इस चेतावनी के बारे में जरा भी पता नहीं था। वह जैसे ही कंप्यूटर के सामने से गुजरा तभी उसे स्क्रीन पर हेलो लिखा दिखाई दिया। यह देखकर माइकल खुश हो गया। उसे लगा कि शायद कोई इंटरनेट पर उससे बात कर रहा है। उसने भी तुरंत जवाब में हेलो टाइप कर दिया, लेकिन जब उसने सामने वाले से पूछा कि तुम कौन हो तो जवाब आया पापा। यह पढ़ते ही माइकल पूरी तरह हैरान रह गया। उसे लगा कि शायद यह उसका कई दिनों से लापता बेटा बोल्ट है। बोल्ट ने लिखा कि वह ज्यादा देर तक कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि वे लोग कभी भी वापस आ सकते हैं। यह पढ़ते ही माइकल ने फौरन पूछा कि वह इस समय कहाँ है। तभी अचानक जैक वहाँ पहुँच गया। माइकल ने फौरन स्क्रीन से नजरें हटा ली और जैक से बातें करने लगा। उसे डर था कि अगर जैक ने उसे किसी अनजान शख्स से चैट करते देख लिया तो वह उसे क्या जवाब देगा। लेकिन किस्मत से जैसे ही जैक कंप्यूटर के पास पहुंचा, स्क्रीन पर दिखाई दे रहे सारे मैसेज रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। उधर दूसरी तरफ काला आदमी जंगल में किसी चीज की तलाश करता हुआ आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक उसके सामने जमीन जोर से फट पड़ी और अगले ही पल उसके अंदर से एक रहस्यमयी काला धुआं बाहर निकल आया। वह बिजली की रफ्तार से सीधे उसी आदमी की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि काला आदमी अपनी जगह से जरा भी नहीं हिला, मानो उसे पहले से पता हो कि अब क्या होने वाला है। करीब 10 सेकंड तक वह आदमी और वो रहस्यमयी काला धुआं बस एक दूसरे को घूरते रहे। ऐसा लग रहा था मानो दोनों एक दूसरे को कोई बातचीत कर रहे हों। आखिरकार वही रहस्यमयी काला धुआं पीछे मुड़ा और जंगल की गहराइयों में गायब हो गया। पेड़ पर छिपा चार्ली यह सब देखकर पूरी तरह दंग रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि काला आदमी उस खौफनाक धुएं से बिल्कुल भी डरा क्यों नहीं, क्योंकि उसने पहले कई लोगों से सुन रखा था कि यही रहस्यमयी काला धुआं इंसानों का शिकार करता है। जब चार्ली ने उसके बारे में पूछा तो काला आदमी भी कोई जवाब नहीं दे सका। सच तो यह था कि उसे खुद भी नहीं पता था कि आखिर वह चीज क्या थी। उसने बस उस धुएं के गायब होने की दिशा देखी और बिना कुछ बोले उसी तरफ चल पड़ा। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसी वक्त गंजा आदमी माइकल को निशानेबाजी की ट्रेनिंग दे रहा था। थोड़ी ही देर की प्रैक्टिस के बाद गंजे को समझ आ गया कि माइकल में निशानेबाजी का गजब का टैलेंट है। जिस इंसान ने पहले कभी बंदूक नहीं चलाई थी, वह सिर्फ एक दिन की ट्रेनिंग के बाद 10 मीटर दूर रखे निशाने को भी आसानी से उड़ा पा रहा था। अब माइकल को पूरा यकीन हो चुका था कि अब उसे अपने बेटे को बचाने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए अगली सुबह मौका मिलते ही उसने बंकर से एक बंदूक चुरा ली। माइकल ने जैक और गंजे आदमी को कमरे के अंदर बंद कर दिया। जैक बार बार उसे रोकने की कोशिश करता रहा, लेकिन माइकल पर अब किसी की बात का कोई असर नहीं हो रहा था। वह अकेले ही अपने बेटे की तलाश में जंगल के अंदर निकल पड़ा। जैक बस लाचार होकर उसे जाते हुए देखता रह गया। कुछ देर बाद कैट वहाँ पहुंची और उसने दरवाजा खोलकर दोनों को आजाद कर दिया। बाहर निकलते ही जैक ने फैसला किया कि वे तुरंत माइकल के पीछे जाएंगे। इसके बाद तीनों ने हथियारों वाले कमरे से अपनी बंदूकें उठाई और बिना वक्त गवाए जंगल की तरफ निकल पड़े। कैट ने भी उनके साथ चलने की जिद की, लेकिन जैक ने उसे साफ मना कर दिया, क्योंकि वह किसी भी कीमत पर उसकी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता था। कुछ ही देर में तीनों माइकल का पीछा करते करते जंगल के अंदर पहुंच गए। तभी अचानक दूर कहीं से गोलियां चलने की आवाज आने लगी। तीनों तुरंत सतर्क हो गए और बिना देर किए उसी दिशा में दौड़ पड़े। लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें कोई इंसान दिखाई नहीं दिया। तभी गंजे की नजर पेड़ में धंसी एक गोली पर पड़ी। वहीं जमीन पर 3 खाली कारतूस भी बिखरे पड़े थे। उन्हें देखते ही साफ हो गया कि ये कारतूस माइकल की चुराई हुई बंदूक के थे। तभी जेम्स को अचानक एक बात याद आई। उसने कहा कि उसने सिर्फ 3 नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा गोलियां चलने की आवाजें सुनी थी। यानी वहाँ कोई दूसरा शख्स भी मौजूद था जो लगातार जवाबी फायरिंग कर रहा था। यही सोचकर जैक और उसके साथियों ने पूरे इलाके की बारीकी से तलाशी शुरू कर दी। लेकिन काफी खोजबीन के बाद भी उन्हें माइकल का कोई सुराग नहीं मिला। वे आगे तलाश जारी रखना चाहते थे, मगर अब उनके पास पीछा करने के लिए कोई निशान भी नहीं बचे थे। कुछ ही देर में रात हो गई। गंजे आदमी ने कहा कि अब उन्हें वापस लौट जाना चाहिए, क्योंकि इस घने अंधेरे में माइकल को ढूंढना लगभग नामुमकिन था। लेकिन जैक हार मानने वालों में से नहीं था। उसने साफ कहा कि अगर किसी को वापस जाना है तो वह अभी लौट सकता है, लेकिन वो किसी भी कीमत पर माइकल को लिए बिना यहाँ से नहीं जाएगा। कुछ ही देर में गंजे आदमी और जैक के बीच में बहस शुरू हो गई। दोनों बस झगड़ने ही वाले थे कि तभी अचानक उन्हें किसी इंसान की आवाज सुनाई दी। उन्होंने मुड़कर देखा तो थोड़ी दूरी पर घनी दाढ़ी वाला एक शख्स खड़ा उन्हें घूर रहा था। तीनों ने फौरन अपनी बंदूकें उसकी तरफ तान दी। जेम्स ने उसे देखते ही पहचान लिया कि यह वही आदमी है जिसने समुद्र में उस पर हमला किया था और माइकल के बेटे को अगवा कर लिया था। जैसे ही जेम्स गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा, अचानक एक गोली जेम्स के चेहरे को छूती हुई निकल गई। जैक ने तुरंत पूरे जंगल में नजर दौड़ाई। उसी पल उसे समझ आ गया कि दाढ़ी वाला आदमी अकेला नहीं है। उसका कोई साथी पहले से ही आसपास छिपकर उन्हें निशाना बनाए बैठा है। यह जानकर तीनों भी सतर्क हो गए। तभी दाढ़ी वाला आदमी गुस्से में बोला कि बेहतर होगा कि बिना कोई मुसीबत मोल लिए तुम लोग वापस लौट जाओ। लेकिन जैक ने पीछे हटने के बजाय उससे पूछा कि क्या माइकल और उसका बेटा तुम्हारे कब्जे में है? दाढ़ी वाले आदमी ने जवाब दिया कि दोनों बिल्कुल सुरक्षित हैं, इसलिए उनकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी उसने धमकाते हुए कहा कि अगर तुम लोग सच में जिंदा रहना चाहते हो तो अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर गंजा, जेम्स और जैक तीनों हंसने लगे। जैक को पूरा यकीन था कि वह आदमी सिर्फ एक छिपे हुए स्नाइपर के दम पर उन्हें धमका रहा है। जैक ने मुस्कुराते हुए
हुए कहा कि तुम्हारे साथ सिर्फ एक आदमी है जबकि हमारी तरफ पूरे 3 लोग हैं। जैक की बात सुनकर दाढ़ी वाला कुछ देर तक चुपचाप उसे देखता रहा, फिर उसने अपने दोनों हाथ हवा में उठा दिए। अगले ही पल चारों तरफ जंगल में दर्जनों मशालें जल उठी। अब तीनों को समझ आ चुका था कि वे जिसे सिर्फ एक स्नाइपर समझ रहे थे, असल में उसके दर्जनों साथी पहले ही उन्हें चारों तरफ से घेरे हुए थे। लेकिन इतनी बड़ी भीड़ देखकर भी जैक के चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। उसने अपनी बंदूक और मजबूती से पकड़ ली और आखिरी मुकाबले के लिए तैयार हो गया। जब दाढ़ी वाले आदमी ने देखा कि ये लोग अब भी पीछे हटने को तैयार नहीं हैं, तब उसने अपनी आखिरी चाल चली। अगले ही पल वह सिर पर कपड़ा ढके एक औरत को उनके सामने ले आया। जैसे ही उसके चेहरे से कपड़ा हटाया गया तो चारों के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि कैट थी। असल में जैक को बिना बताए कैट भी चुपचाप उनके पीछे जंगल में आ गई थी। लेकिन बीच रास्ते में दाढ़ी वाले के आदमियों ने उसे पकड़ लिया। ये देखकर जैक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तभी दाढ़ी वाला सीधे कैट पर बंदूक तानकर तीनों को धमकाने लगा। उसने जैक से कहा कि या तो इस लड़की को मरते हुए देखो या फिर अपने सारे हथियार नीचे रखकर यहाँ से चले जाओ। अब जैक के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। कुछ सेकंड तक सोचने के बाद उसने आखिरकार अपनी बंदूक जमीन पर रख दी। जेम्स और गंजे आदमी ने भी न चाहते हुए अपने अपने हथियार नीचे डाल दिए। दाढ़ी वाले ने भी अपना वादा निभाया। उसने पहले उनकी बंदूकें उठाई, फिर कैट को आजाद कर दिया। अगले ही पल सारी मशालें रहस्यमय तरीके से गायब हो गईं। पीछे सिर्फ जैक और उसके 3 साथी खड़े रह गए। अगली सुबह जब चारों वापस समुद्र किनारे बने सर्वाइवर कैंप पहुंचे तो कैट सबसे पहले जैक के पास जाकर उससे माफी मांगने लगी, क्योंकि उसकी एक गलती की वजह से उनका पूरा प्लान नाकाम हो गया था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जैक ने उससे एक शब्द भी नहीं कहा। फिर भी कैट खुद को माफ नहीं कर पा रही थी। आखिरकार उसने फैसला किया कि अब वह इस रहस्यमयी टापू का सच पता लगाकर ही रहेगी। कुछ देर बाद मौका मिलते ही वह अपने दोनों साथियों के साथ चुपचाप जंगल की गहराइयों की ओर निकल पड़ी। काफी देर तक जंगल में भटकने के बाद उन्हें झाड़ियों के बीच छिपा हुआ एक रहस्यमयी लोहे का हैच दिखाई दिया। उस पर 8 त्रिकोणों वाला एक अजीब सा निशान बना हुआ था। तीनों ने बिना एक पल गवाए उसका दरवाजा खोल दिया और ठीक यहीं पर कहानी का पार्ट 3 भी खत्म हो गया। लेकिन असली रहस्य अभी भी बाकी है, क्योंकि पार्ट 4 में पता चलेगा कि यह हैच कोई साधारण बंकर नहीं बल्कि एक ऐसे खौफनाक राज से जुड़ा है जो सीधे दूसरे बंकर तक पहुंचता है। अगर आप चाहते हैं कि पार्ट 4 जल्दी आए तो इस वीडियो पर 2000 कमेंट कर दो जल्दी से। जैसे ही आपका जबरदस्त सपोर्ट मिलेगा मैं पार्ट 4 भी लेकर आ जाऊंगा। तब तक के लिए बाय।